आप सभी का एक बार फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्लास 10th का जो चैप्टर है भारत माता और उसकी कविताओं का जो अर्थ है उसको पढ़ेंगे और उसके राइटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसका जो जीवनी है, जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, और इसको हम लोग प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत के। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि छायावाद के जो कविता हैं, छायावाद युग में जो कवि हैं, तो इसमें ये भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि छायावाद के अंतर्गत जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद हैं, प्रसाद पंत हैं, सुमित्रानंदन पंत, वर्मा है, महादेवी वर्मा, और निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो ये सभी छायावाद के कवि हैं। और प्रकृति के सुकुमार कवि के अंतर्गत हम लोग जानते हैं किसको, सुमित्रानंदन पंत को। इनकी कविताओं में जो है प्रकृति की जो सौंदर्य है वह देखने को मिलता है। तो आज का जो टॉपिक है इसको हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले जो राइटर हैं उनकी जीवनी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी, जो कि अभी उत्तराखंड है, वहाँ पर हुआ था। जन्म के 6 घंटे के बाद इनकी माँ का नाम यदि हम जाने तो यहाँ इसकी माँ के नाम सरस्वती देवी है। उनका देहांत हो गया था। पिता गंगादत्त पंत कौसानी के टी एस्टेट मतलब में अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई थी और फिर बनारस में इन्होंने क्या किया था, हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। वे कुछ दिनों तक काला कांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन इलाहाबाद में उन्होंने अपना जीवन को बिताया और 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इसका निधन हो गया। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ था। उनकी आरंभिक रचना प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है। और पंत जी की यदि हम बात करें तो प्रकृति से छायावादी और परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी, छायावादी तो हैं लेकिन उनका जो विचार है वह मानवतावादी, उदार मानवतावादी विचार है। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए हैं। पंत जी का प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है। अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युगबोध के अनुसार मतलब युग के अनुसार अपनी काव्य भूमि पर विस्तार करते रहना पंत जी की काव्य चेतना की विशेषता है। मतलब युग जैसे बदला वैसे इन्होंने भी काव्य की रचना की। वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से उन्होंने समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। मतलब जैसे परिस्थितियां बदलती रही वैसे इन्होंने भी अपना काव्य में भी प्रयोग किया है। समाजवाद में वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किनके दर्शन से प्रभावित थे, तो अरविंद दर्शन से वे प्रभावित थे। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन था जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी काव्य कृतियाँ मुख्य रूप से ये है, उच्छ्वास है, पल्लव है, वीणा है, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधुली, स्वर्णकिरण, युगपथ, चिदंबरा। पंत जी के नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा है। चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में एक हिंदी कविता हिंदी के यथार्थवादी कविता के एक नए अन्वेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या से लिया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत माता कविता है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह ग्राम्या से लिया गया है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है।
अतीत के गरिमागान द्वारा अब तक भारत में ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता है। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता है। यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। कवि यहाँ इसी भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब भारत की जो दशा है उस पर वह चिंता जता रहे हैं कि एक समय में ऐसा था कि यहाँ जो है धन, वैभव था, शिक्षा, संस्कृति थी, जीवन शैली, हर तरह से जो है यह धीरे धीरे पिछड़ सा गया है। उसी चीज़ को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ये हमारा चैप्टर है भारत माता। इसकी पहली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहली पंक्ति है, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विस्नन मन, वह अपने घर में परवासनी। तो यहाँ पर कवि का जो कहने का तात्पर्य है कि कवि कहते हैं कि जो भारत माता है वह गांवों में निवास करती है। गांव का जो दृश्य है वह प्रकृति से, चूँकि जो कवि हैं उसको प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो गांवों में जो निवास करने का उनका मतलब है कि प्रकृति की जो अनुपम सौंदर्य है वह ग्रामीण जीवन में ही देखने को मिलता है। ठीक है। और गांवों में जो लहलहाते फसल हैं, गांव में जो हरियाली है, गांव में जो गांव की जो सुंदरता है उस पर कवि अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। तो कवि कहते हैं कि हमारी भारत माता गांव में निवास करती है। गांव की भोली भाली जनता गांव में रहती है, जहां प्रकृति भी अनुपम सौंदर्य के साथ निवास करती है। गांव क्षेत्रों का जो विस्तृत भूभाग है, जो ज़मीन है, फसल हैं, वो लहलहाते हैं। वे भारत माता को श्यामले शरीर के समान शोभित कर रहे हैं। ठीक है। धूल भरा मैला सा आंचल यहाँ पर जिक्र किया गया है। भारत माता का धरती रूपी विशाल आंचल जो है धूल से लिपटा हुआ है और वह मटमैला दिखाई पड़ रहा है। गुलामी के जंजीर से जकड़ी हुई भारत माता क्या कर रही है? कराह रही है, क्रंदन कर रही है, रो रही है। अर्थात भारतीय जनता का क्रंदन के साथ ऐसा लगता है कि भारत की प्रकृति भी गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ है और वह भी क्या कर रहा है? रो रहा है। और इस गुलामी के कारण जो है वह मिट्टी की प्रतिमा के समान निर्जीव बन करके ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर में कोई चेतना ही नहीं हो। वह चुपचाप शांत अवस्था में भारत माता क्या है? बैठी है और वह रो रही है और उसके आंसू जो है गंगा यमुना के समान बह रही है। ठीक है। और यहाँ पर जो फिर कह रहे हैं कि दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विस्नन मन, वह अपने घर में ही परवासनी। मतलब यह है कि वह दीनता से जकड़ा हुआ है, आश्रयहीन महसूस कर रहा है और वह जो है ऐसा लग रहा है कि बिना पलक गिराए हुए, अपनी दृष्टि को झुकाए हुए कुछ गंभीर चिंता में पड़ा हुआ है। और उसके होठों पर क्या है? अधरों में चिर नीरव रोदन, और उसके होठों पे जो है क्रंदन है, रो रही है, उदासी का भाव है। ऐसा लगता है कि बहुत युगों से जो है वह अंधकार में, विषादमय वातावरण में अपने आप को जकड़ी हुई महसूस कर रही है। और यह प्रतीत हो रहा है कि वह अपने घर में क्या है? परवासनी है, बेगानी है। इस प्रकार जो है इस कविता में अंग्रेज शासक जो भारत में आकर के अंग्रेज का जो शासन है वह भारत पर क्या कर रहा है? कि शासन कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है कि भारत माता को रोती हुई मिट्टी की प्रतिमा के रूप में बताया है, दर्शाया है। और खेतों में मिट्टी के प्रतिमा, खेतों में लहलहाते फसल को और धूल धूसरित को आंचल के माध्यम से भारत की ग्रामीण क्षेत्रों की जो
ग्रामीण क्षेत्रों में की जो असीम आस्था है, विश्वास है, उन सभी को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अगला है 30 कोटि संतान नग्न तन अद्र क्षुदित शोषित नीर अस्त्रजन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासिनी स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित क्रंदन कंपित अधर्मोन अस्मित राहु ग्रसित सरदेन्दु हासनी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 30 कोटि जनता की बात कर रही है, ठीक है, 30 कोटि जनता की बात कर रही है कि यहाँ पर जो गुलामी की मार को, दंश को झेल रहा है, जो अंग्रेज़ों ने गुलाम बना करके रखा हुआ है, उनकी जो स्थिति है उस स्थिति का पर चर्चा किया गया है। करें कि 30 कोटि जनता जो है वह संतान जो है वह नग्न तन है, उसे इतनी गरीबी है, इतनी दशा खराब है, इतनी स्थिति है कि 30 करोड़ जनता भारत की क्या कर रही है, अंग्रेज़ों द्वारा शोषित है, और जिसके कारण उसे वस्त्र नहीं मिल रहा है, वह वस्त्रहीन हो गया है। और भारत की जो 30 करोड़ जनता है वह चिंतित है, गरीबी की मार झेल रही है, शरीर पर जो है वस्त्र नहीं है, आधा पेट खा करके वह निहत्थे होकर के, वह अज्ञानी होकर के, वह असभ्य होकर के वह जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, दासता का बंधन में सभी बंधा हुआ है और सभी अशिक्षित होकर के, गरीब होकर के वह ऐसा लगता है कि ग्रामीण वृक्षों के नीचे अपने सिर झुकाए हुए गंभीर चिंता में, सोच में पड़े हुए, ठीक है, मूढ़ मने होता है मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, नतमस्तक अपने आप को, गर्दन को झुकाए हुए वृक्षों के नीचे में जो है वह सिर को झुकाए हुए गंभीर मुद्रा में कुछ सोच रहा है। ठीक है, उसके बाद है स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मोन अस्मित, राहु ग्रसित सरदेन्दु हासनी। ठीक है, तो खेतों में जो सोने की तरह फसल लहलहाते हुए फसल हैं, वह किसी के दूसरों के पैरों तले रौंदा जा रहा है। हमारी भारत माता जो है धरती के समान सहनशील होकर के हृदय में घुटन और क्रंदन जो है क्रंदन कर रही है, रो रही है, और इस वातावरण में भी जीवन जीने को विवश है, और मन ही मन वह रो करके उनके अधर जो हैं, उनके ओठ जो है वह कांप रही है, और वह फिर भी मौन धारण किए हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि शरत काल की चांदनी में के समान हंसती हुई भारत माता अचानक, जो शरत की चांदनी है वह बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। उनकी जो चांदनी रात होती है बहुत ही सुंदर होती है, और उसी में यदि राहु ग्रसित हो जाए तो उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर भारत माता की हो गई। ऐसा लग रहा है कि मुस्कुराते हुए भारत माता को राहु ने ग्रसित कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, सफल आज उसका तम संयम, पिला अहिंसा स्तन सुधोपम, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कवि जो है भारत माता का नाम लेकर के संपूर्ण भारतीय भाषावाद, जो जाति संप्रदाय और राजनीति को एकता के सूत्र में पिरोना चाहता है। ठीक है, और सभी को इस चिंता से अवगत कराना चाहता है। 30 करोड़ जो जनता है उसको ये बताना चाहता है कि भारत की जो स्थिति है उस पर कैसे, किस प्रकार की अंधकार उन पर घिरा हुआ है, उस पर कैसे उससे निपटा जाए, उसके बारे में बताते हैं। भारत माता भ्रिकुटी चिंता से ग्रसित है, संपूर्ण धरातल जो है परतंत्रता, जो गुलामी है, उससे अंधकार में घिरा हुआ है, और सभी भारतवासी जो है अपने नेत्र को
नीचे में झुकाए हुए हैं, अपने सिर को झुकाए हुए हैं। ठीक है, भारतवासियों का हृदय जो है आकाश रूपी आंसू के रूप में वाष्प से ढक गया है। जो वाष्प रूपी जो है वह उसका नयन जो है नभ वाष्पाच्छादित, वह वाष्प के समान जो है ढक गया है। चंद्रमा के समान सुंदर और प्रसन्न, आनंद श्री छाया शशि अपमित। जो चंद्रमा के समान सुंदर और प्रसन्न उनका चेहरा था, वह उदास होकर के घोर चिंता के सागर में डूब गया है, वह चिंतित है। भारत माता अज्ञानता को समाप्त करने वाली गीता उत्पन्न की है, वही आज अज्ञानता के वातावरण में भटक रही है। जहाँ पर एक समय में शिक्षा की जो बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए, भारत जो है हर चीज़ में बेहतर था, और बेहतर ही नहीं बेहतरीन था। और आज वही जो है अज्ञानता के कारण वह अपना अस्तित्व को खोज रहा है। कवि कहते हैं कि जहाँ पर एक समय में गीता का जो सार है, गीता उत्पन्न करने वाला यह देश आज अज्ञानता में भटक रहा है। और इतने कठोर जीवन के बाद भी हमारी भारत माता जो है तप और संयम में कमी नहीं है। उसके समस्त भारतवासियों को अहिंसा का जो है पाठ पढ़ाया गया है, अहिंसा रूपी दूध पिलाया गया है, और उसके मन का भय, अज्ञानता, प्रेमहीनता और भ्रमशीलता को दूर करती हुई संपूर्ण जगत की जननी को होकर के जीवन को विकास करने वाली बताया गया है। फिर अगला पंक्ति में है, सफल आज उसका तम संयम, पिला अहिंसा अस्तन्य सुवेपम, हरती जनमन भय भव तम सम, तम भ्रम जगजननी जीवन प्रकाशनी। तो जीवन का प्रकाश करने वाला बताया गया है। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि जो हमारा भारत है, जो गुलामी के समय में ये जिस तरह की स्थिति थी, उस स्थिति को प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने इसको बखूबी हमें समझाने का प्रयास किया है। और जो 30 करोड़ जनता थी, उस जनता की जो समस्या थी भारत की को गुलामी रूपी जंजीर से आज़ाद करने की, तो उस पर इन्होंने जो कविता प्रस्तुत की है, ये सभी व्यक्ति मिलकर के सभी जनताओं की समस्या थी, जिससे कवि ने अवगत कराया है। तो चलिए कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? भारत माता का हास में राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ रहा है? कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? कवि के दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तो कवि ने यहाँ पर इस कविता में हमें जो भारत की स्वतंत्रता के समय जो हमारी स्थिति थी, उस स्थिति का सजीव चित्रण किया है। तो आज की इस कविता में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आया होगा, और इसका जो प्रश्न उत्तर है जो भी उसको हम लोग बहुत जल्द ही आप सबके लिए लाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।